संभवतः हाईकोर्ट को यह फैक्ट बताए ही नहीं गए कि इस भर्ती में 6 अलग अलग पेपर हुए और इस कारण हाईकोर्ट ने इसको राज्य स्तर पर सिंगल मेरिट निकालने का फैसला किया है। अब जिस पेपर को टफ बनाया गया था उसकी मेरिट नीचे जाएगी और मान लीजिए कोई पेपर सरल था तो उसकी मेरिट ऊपर जाएगी। 12 लाख लोगों के आसपास लोग बेरोजगारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। 12 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है और 12 लाख लोगों ने जब आवेदन किया तो उनमें से अधिकतम लोगों ने अलग अलग जिलों से फॉर्म भरे और कई लोगों ने एक से ज्यादा जिलों से भी फॉर्म भरे। अब सवाल आता है, किसी आदमी ने मान लो 3 जिलों से फॉर्म भरे हो और किसी में मेरिट ज्यादा हो, किसी में मेरिट कम, किसी के नंबर कम हो, तो उसको कौन सी मेरिट में शामिल किया जाएगा? या तो पहले ये नियमों में लागू करते कि भाई हम लोग जो है मेरिट एक ही आदमी एक एग्जाम ही दे सकता है, दूसरे जिले में एग्जाम नहीं दे सकता। वो इन्होंने किया नहीं, तो प्रैक्टिकली यह फैसला लागू ही नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है, या तो इस हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाए, या सरकार इसको चुनौती दे, या सरकार अन्य प्रक्रिया अपना करके अपनी विज्ञप्ति जो तरीका है उस विज्ञप्ति को या तो जिलेवार ही मेरिट निकाले। इसके अलावा कोई ऑप्शन इसमें बचता नहीं है। जैसे एसएससी जीडी की एक बड़े पैमाने पर भर्ती होती है, इंडिया लेवल भर्ती होती है और करोड़ों फॉर्म उसमें अप्लाई होते हैं। हाँ, एसएससी जीडी भर्ती में अब जैसे जिस हिसाब से जैसे अपने जो मतलब वकील थे आजाद जी नबी, जिन्होंने जो जहीर अहमद की याचिका पे जो तर्क प्रस्तुत किए, उन्होंने किए भाई जब भर्ती एक है, नोटिफिकेशन एक है, तो फिर मेरिट अलग क्यों, एक ही मेरिट होनी चाहिए। जबकि उन्होंने जो वास्तविक तथ्य हैं जो कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए थे वो रखे ही नहीं गए। तो वो काम उनका नहीं है, वास्तविक तथ्य रखने का काम है सरकार का और पुलिस के वकील का, या उनका पुलिस का काम है। एसएससी जीडी की भर्ती में जैसे मतलब गृह विभाग है जो अपने गृह मंत्रालय के अधीन है, वो नोटिफिकेशन जारी करता है। अब उसमें स्टेट वार पदों का वर्गीकरण होता है। अब उसमें एसएससी एग्जाम लेती है। अब इतने बच्चों के अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। एसएससी में तो नॉर्मलाइजेशन की तक व्यवस्था है, उसके बावजूद भी भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, भाई सभी बच्चों को एक ही स्तर पे लाके छोड़ देते हैं, भले से अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, अगर किसी का सरल कठिन किसी का भी हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन उनको एक स्तर पे ले आते हैं। उसके बावजूद भी उसमें स्टेट लेवल पे मेरिट जाती है जिस हिसाब से। जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो ऐसा होना चाहिए ना भाई, पूरे ऑल इंडिया की एक कट ऑफ जाए जिसमें मतलब कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमपीसी उस हिसाब से। मगर फिर भी उसमें स्टेट वार ही वर्गीकरण किया गया है। जैसे राजस्थान का कोई बच्चा है वो 86 नंबर में फेल हो रहा है, जबकि कोई जैसे बिहार का कोई बच्चा है वो 64 नंबर में सिलेक्ट हो रहा है। ये सेंट्रल लेवल की भर्तियों में भी ऐसा हो रहा है। तो उसमें भी जब इस चीज को रोका नहीं जा रहा है, तो जब ये विज्ञप्ति के हिसाब से भर्ती हो रही है तो इसको अंत समय में क्यों इसका मतलब अलग रूप दिया जा रहा है इसको? आपका ये कहना है कि जिस भर्ती में करोड़ों लोग शामिल होते हैं किसी एसएससी की भर्ती में, उसमें भी सही प्रक्रिया अपनाते हुए उचित मंशा से ठीक लोग काम करते हैं, इसलिए वो भर्ती प्रक्रिया लटकती नहीं है। आपका ये कहना क्या? हाँ सर, और उस भर्ती में भाई जब इतने बड़े लेवल पे भर्ती हो रही है, उसमें भी जब स्टेट लेवल पे जैसे जैसे इसमें जिला लेवल पे पदों का वर्गीकरण है, वैसे उसमें स्टेट लेवल पे पदों का वर्गीकरण होता है। अब उसी हिसाब से वो कट ऑफ निकालते हैं। तो जब इसमें जिला लेवल पे कट ऑफ में दिक्कत कहाँ है? ये है। हाँ, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी के लिए हाईकोर्ट में पैरवी करने का तरीका यह होता है, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, चयन आयोग या पुलिस, इनका एक ओआईसी नियुक्त होता है, एक व्यक्ति ओआईसी नियुक्त होता है, ऑफिस इंचार्ज कहते हैं उसको, और वह हाईकोर्ट में वकील साहब को वो दस्तावेज, वो साक्ष्य, वो कानून, वो अन्य चीजें उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर उनका पक्ष ठीक ढंग से रखा जा सके। कई बार सरकार की ओर से पैरवी करने वाले, पुलिस की ओर से पैरवी करने वाले वकील साहब को अगर सारी चीजें उपलब्ध नहीं कराओगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो ओआईसी हर तारीख पर जाता है, और मान लीजिए वकील ने आर्ग्यूमेंट कम किया है तो उस ओआईसी के पास यह किया जा तरीका भी है कि उस पूरे मामले में लिखित बहस पेश करके सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दे हुए जो आप बात कहना चाह रहे हैं। अगर सरकार ने या पुलिस के वकील ने या पुलिस के ओआईसी ने ऐसा किया होता तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा ये मानना है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत के पीछे यह है कि पुलिस के व्यक्ति ने जो ओआईसी नियुक्त किया गया था उसने उचित पैरवी नहीं की और जानबूझकर 12 लाख लोगों के साथ अन्याय किया, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? और
किया जो किया, पुलिस विभाग खुद ये अन्याय करवा रहा है। पुलिस विभाग खुद ये मजबूत पैरवी करवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मतलब जो अधिवक्ता होता है उसके वो मतलब विभाग के उसके जो अवेलेबल करवाएगा चीजें, वो विभाग उसको जो तथ्य अवेलेबल करवाएगा, वो फैक्ट्स वो कोर्ट के सामने रखेगा। अब जो विभाग खुद ही उसको मतलब अवेलेबल नहीं करवा रहा, विभाग खुद ही उस पर जोर नहीं दे रहा है, अब विभाग की विज्ञप्ति, या तो विभाग की विज्ञप्ति में कमी है या फिर कोर्ट के फैसले में कमी है, दोनों में से एक चीज गलत है। हाँ, ये पुष्पेंद्र जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। या तो ये जो सरकार ने कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति निकाली है या खोटी है, या निश्चित रूप से हाईकोर्ट का फैसला जो है वह तर्क संगत नहीं है या लागू किए जाने योग्य नहीं है। इस बात पर मैं सहमत हूं और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जुड़े रहिएगा। और इस भर्ती के संबंध में इतनी बात और कह दूं साथ में आपको कि यह भर्ती, मेरा जो न्यायिक विवेक है, अधिकतम न्यायिक विवेक से मैं कहता हूं कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला है प्रैक्टिकली किसी हालत में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकारों के जो है जो नहीं रह रही इस पूरी बातचीत से 12 लाख बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार को पता है सब बात। सरकार क्यों नहीं उचित बात बता रही कि हम लोग इस मामले में डीबी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उचित अभी विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? आपके 28-29 एडीजी बैठे हैं, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठे हैं वहां पर पुलिस मुख्यालय में, जो एसी कमरों में बैठे रहते हैं। क्या उनको अभी तक विचार करने में इतना समय लग रहा है? 24 तारीख को फैसला आया था, 24 तारीख को शाम को निर्णय हो जाता कि 12 लाख लोगों के साथ, बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये कर पाते। निश्चित रूप से वो लोग एसी की ठंडी हवा के आगे कुछ सोच नहीं पा रहे, इस कारण से ये स्थिति पैदा हुई है। धन्यवाद। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, एक चीज और कहना चाहूंगा सर। बताइए। मुझे आज इस भर्ती में राजनीति की बू आ रही है। वो इसलिए आ रही है, जैसे मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में जिस हिसाब से पुलिस विभाग के जो स्टेटमेंट छापे गए हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है भाई पुलिस विभाग इस गेंद को राज्य सरकार के पाले में बेच चुका है। अब अगर राज्य सरकार पुलिस विभाग को कहती है भाई अपन खंड की पीठ में जाएंगे तो पुलिस विभाग जाएगा, और अगर राज्य सरकार ये कहती है कि नहीं अपन तो राज्य स्तर पर इस मामले को समेटेंगे, तो पुलिस विभाग अब वो ये नहीं देखेंगे भाई अपने विज्ञप्ति में क्या जारी किया था क्या नहीं जारी किया था, उसको केवल बस फिर वो रिजल्ट जारी करना रहेगा, भाई राज्य सरकार ने कह दिया, और फिर वो मतलब वो कहते हैं ना लिपा पोती, बस वो होगा कुल मिला के बाद। आपकी जानकारी के लिए राज्य सरकार किसको बोलेंगे? कौन होता है राज्य सरकार? ध्यान है आपको क्या? बताइए। कोई नहीं, मैं बता देता हूं आपको राज्य सरकार किसको कहते हैं। ये जो सचिवालय में बैठे लोग हैं ना, एसीएस होम, वो जो निर्णय करते हैं वो गृह मंत्री के बिहाफ पर सिग्नेचर करते हैं। तो गृह मंत्री और उनका सचिव, इसको बोलते हैं राज्य सरकार। और हमारे राजस्थान में गृह मंत्री कौन है? राजस्थान में गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है, वो खुद गृह मंत्री है। इसका मतलब पुलिस ये कहना चाहती है कि हमने तो मुख्यमंत्री के कहे अनुसार कदम रखने वाले लोग हैं, हम लोग तो उनके कहे अनुसार ही कदम रखते हैं और हम उनके कहे बिना कोई कदम नहीं रखेंगे। और अगर वो चाहते हैं ये भर्ती लटकती रहे या 12 लाख लोगों के साथ अन्याय हो तो हम होने देंगे। मुझे लगता है इसका अर्थ यह निकलता है। कोई नहीं, आपकी जानकारी के लिए राज्य सरकार किसको बोलते हैं? राज्य सरकार का पूर्ण अर्थ जो है मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। यानी राज्य सरकार कोई बोले इसका मतलब मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो होगा। तो पुलिस जो है खुलकर इसलिए नहीं बताना चाह रही है। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। बहुत 3 तारीख को 3 डेट में एग्जाम लगी, 6, 7, 8 को। 3 महीना बोलो, महीना 3 का महीना कौन सा? 6 नवंबर को। 6, 7, 8 नवंबर। 6 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था क्या? हाँ, 6, 7, 8 3 डेट में एग्जाम था। पूरी तारीख बोलो, पूरी तारीख, साल महीना से पूरी बोलो। 6 नवंबर 2020। 6 नवंबर 2020, यानी 6/11/2020 को आपका एग्जाम हुआ था। और उस एग्जाम में आपका कहना है 50-55 से ऊपर किसी के नंबर नहीं आएंगे, चाहे कितना भी होशियार बच्चा हो। हाँ, मेरे पेपर था 6 वाली फर्स्ट शिफ्ट का, जो जयपुर कमिश्नर से एग्जाम दिया था मैंने। अच्छा, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हो आप? हाँ, जो जयपुर कमिश्नर से मैंने फॉर्म लगा था, तो जयपुर कमिश्नर वाले सारे बंदे 6 वाली फर्स्ट शिफ्ट में बैठे थे, सारे बंदे। ठीक बात है। आपका क्या कहना है कि उसमें मेरिट बहुत कम गई है? कम नहीं सर, जिनके नंबर आ रहे हैं टैलेंट से टैलेंट 55+ कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, 55 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है, इसकी संभावना पूरी है। और बताइए। हाँ, और जो सर सेकंड पारी में एग्जाम लगा था 6 की में, जिसमें कोटा वाले ग्रामीण थे, तो उनका पेपर था वो। हाँ, कोटा राज संबंध डिस्ट्रिक्ट वालों का एग्जाम था वो। ठीक है। तो सर उनमें से जो बिल्कुल कम भी टैलेंट है, 55, 60, 62, मेरे जानकार में 65 नंबर है।
और बल्कि 6 वाली फर्स्ट शिफ्ट में 65 एक भी स्टूडेंट के नंबर नहीं तो है। आपका ये कहना है कि 6 तारीख को जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था उनमें से एक भी बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड शिफ्ट में 65 से भी ऊपर मेरिट जा रही है। 65 से ऊपर जा रही है सर। पेपर इतना इजी था कि हर कोई बंदा 60 नंबर लेके आ सकता है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे पारी में सर जो एसएससी वाले स्टूडेंट है वो 50, 52, 51 तक रह गए सर। अब उनका क्या होगा मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं इस पर हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन